ये लड़का पहली बार एक बालक परिवार में आया था, लेकिन जैसे ही बालक पिता की उस पर पहली नजर पड़ी, उसके चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी गंभीर शक्ल देखकर लड़का इतना डर गया कि हाथ में पकड़ा सामान भी ठीक से संभाल नहीं पाया। जब लड़के ने दोस्ती के इरादे से बालक पिता की ओर हाथ बढ़ाया तो वह और भी ज्यादा सहमा सा दिखाई दिया। बालक पिता के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि उसे अपनी पत्नी द्वारा गोद लिया गया यह लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। अब आगे इस बच्चे का क्या होगा, यही सवाल उसके सामने था। इस लड़के का नाम थॉमस था। वह बचपन से ही अनाथालय में पला बढ़ा था। एक दिन उसने गलती से खिड़की के पर्दे में फंसी एक कबूतर को देख लिया। दिल का भला थॉमस खिड़की खोलकर उस कबूतर को आजाद कर देता है, लेकिन उसकी इस हरकत से कुछ दूसरे लड़कों को गुस्सा आ जाता है। गुस्से से भरे हुए शियाउबा को उसकी ओर आते देखकर थॉमस डर के मारे हिल भी नहीं पाता। किसने कहा था कि तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। मैंने उस पक्षी को देखा, वह मेरा था, इसलिए उसे वापस ले आओ। हाँ, पक्षी को वापस लाओ। हाँ, उसके पीछे उड़कर जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसके बाद उन्होंने न सिर्फ उसकी अभी अभी बनाई गई तस्वीर फाड़ दी, बल्कि उसके पास मौजूद कुछ गिने चुने रंग पेंसिल भी तोड़ दिए। और थॉमस बस चुपचाप सब सहता रहा। उसके अकेलेपन और डरपोक स्वभाव के कारण वो बचपन से ही अनाथालय में तानों और मारपीट का शिकार रहा था। इसी बीच खिड़की के पास एक फरिश्ते जैसी आकृति दिखाई दी जो उसे देख रही थी। इसके बाद उसे अनाथालय के निदेशक के दफ्तर ले जाया गया। डरते डरते उसने दरवाजा खोला और सामने एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत महिला खड़ी थी। हेलो थॉमस, मेरा नाम मैरी है। मैरी थॉमस को अपने साथ ले जाती है। वे समुद्र पार करके आयरलैंड से लगभग 30 समुद्री मील दूर एक छोटे से द्वीप पर पहुंचते हैं। यही थॉमस का नया घर था। समुद्र की ओर मुखी एक सफेद छोटा सा घर जिसकी चिमनी से हल्का धुआं उठ रहा था, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर डरा सहमा थॉमस अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तुम्हें अपने ही कमरे में जाने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, अंदर आओ। तब वह धीरे धीरे अंदर गया। घर छोटा था लेकिन बहुत सलीके से सजा हुआ, गर्मजोशी और अपनापन लिए हुए। और पहली बार थॉमस का अपना एक कमरा था। लाल चादर वाला बिस्तर, पीला रेनकोट, खिले हुए फूल और मैरी द्वारा खुद सिला हुआ नीला नाइट सूट। ये सब थॉमस के लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। ऐसी गर्माहट जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैरी ने कभी माँ बनने का अनुभव नहीं किया था, लेकिन वह जन्मजात एक अच्छी माँ थी। उसे बच्चों से दिल से जुड़ना आता था। इसके बाद वह थॉमस को मुर्गी खाने ले जाती है और मजाकिया अंदाज में उसे मुर्गियों से अंडे निकलवाना सिखाती है। तुम क्या कह रहे हो? मैं रे को ढूंढ रहा हूँ। इस मजेदार और नए तरीके की सीख से थॉमस के चेहरे पर बहुत समय बाद मुस्कान लौट आती है। वह पूरे मन से सीखता है और जल्दी ही 2 गरम गरम अंडे पा लेता है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, बालक पिता की गंभीर शक्ल देखकर वह फिर से डर जाता है और उसके हाथ से अंडे गिरकर टूट जाते हैं। जहाँ बालक पिता ठंडे और बेरुखे थे, वहीं मैरी प्यार से उसे समझाती और दिलासा देती है, क्योंकि वह जानती थी कि थॉमस को साहसी बनाने के लिए उसे भरपूर प्यार देना जरूरी है। बारिश के दिन जब थॉमस पानी से भरे गड्ढे को देखकर झिझकता है तो मैरी बिना सोचे आगे बढ़कर कहती है, तुम नहीं जानते इसका मतलब क्या है। तुम ऐसे कैसे सह सकते हो? आओ आओ, मैं तुम्हें बचाऊंगी, मुझे पकड़ कर दिखाओ। उस पल थॉमस की झिझक टूट जाती है। वह मैरी के साथ बारिश में खुशी खुशी कूदने लगा है। उनकी हंसी की आवाज तेज बारिश की आवाज से भी ऊंची हो जाती है, लेकिन जैसे ही इलेक वहाँ आता है, ये छोटी सी खुशी टूट जाती है। संवेदनशील थॉमस तुरंत अपनी मुस्कान समेट लेता है और गलती करने वाले बच्चे की तरह वहीं खड़ा रह जाता है। वह इतना डर जाता है कि घर में भी घुसने की हिम्मत नहीं करता। यह सब देख संवेदनशील मैरी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह मैरी ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, उसे बाहर से देखकर मत आंको। वह भले ही शौचालय के पत्थर की तरह खुरदरी और कठोर दिखी हो, लेकिन उसके भीतर एक बहुत नरम दिल छिपा है। शाम होते ही मैरी ने इले को आग जलने वाली अंगीठी के पास बुलाया। वह अपने पति और थॉमस के बीच रिश्ता बेहतर करना चाहती थी, लेकिन इलेक ने साफ कह दिया कि उसे ये बच्चा पसंद नहीं है। मुझे लगा था तुम किसी ज्यादा मर्दाना लड़के को चुनोगी। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुमने रोंडोड लेयर्ड जैसे बच्चे को क्यों चुना। अगर पहली ही आंधी उसे यहाँ से ले जाती तो शायद कोई ज्यादा मजबूत लड़का होता। इलेक अपने गुस्से में बस अपनी भड़ास निकालता रहा। ये ध्यान ही नहीं दिया कि दरवाजे के पीछे छिपा थॉमस ये सारी बातें सुन रहा था। उस रात थॉमस उदास मन से बिस्तर पर लेटा रहा और देर तक उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह थॉमस ने आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष देखा। वह खुशी खुशी दौड़कर मैरी को बताने गया, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में इले को देखा, उसके होंठों तक आई बात वहीं अटक गई। क्या तुमने सुना? काफी कोशिश के बाद वह हकलाते हुए बस इंद्रधनुष शब्द ही कह पाया। पहले से ही लड़के से नाखुश इले जब उसकी हकलाहट देखता है तो उसका असंतोष और बढ़ जाता है, लेकिन मैरी को इससे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वह जानती थी कि थॉमस का दिल बहुत संवेदनशील और बंद सा हो चुका है, जो उसके दुख भरे बचपन की वजह से था। थॉमस को इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए मैरी उसे समुद्र किनारे ले जाती है। वह उसे सिखाती है कि मुंह से आवाज निकालकर समुद्र में रहने वाली सीलों को कैसे बुलाया जाता है। जब पानी से एक एक प्यारे से चेहरे बाहर झांकते हैं तो मैरी थॉमस से कहती है, सील खास संदेश वाहक होती है। वे उन आत्माओं को ढूंढ सकती हैं जो इस दुनिया में नहीं रही और तुम्हारे शब्द उन तक पहुंचा सकती हैं। थॉमस का इकलौता अपना उसकी दादी थी। वह सीलों से कहता है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है दादी, आप चिंता मत करना। बात खत्म कर वह मैरी की ओर देखता है और कहता है, मैं बस जानना चाहता हूँ, क्या उन्हें बता दिया जाएगा कि मैंने कहा मुझे यहाँ अच्छा लगता है? ये सुनकर मैरी का दिल भर आता है, क्योंकि वह देख रही थी कि अकेला और सिमटा हुआ थॉमस धीरे धीरे खुलने लगा है। इस बदलाव के साथ थॉमस को नए दोस्त भी मिलने लगे हैं। वे सब मिलकर बस्ता टांगे स्कूल जाते हैं। कक्षा में सच्चा और सरल थॉमस लड़कियों का भी प्रिय बन जाता है। पहली बार किसी के द्वारा स्वीकार किया जाना उसके लिए बेहद खास था। उसने ऐसा अपनापन पहले कभी महसूस नहीं किया था। स्कूल से लौटकर वह खुशी से भरा हुआ घर पहुंचा ताकि अपनी बालक माँ से ये खुशी बांट सके, लेकिन घर पर एक अनचाहा मेहमान मौजूद था। वह दौड़ता हुआ अंदर गया, पर सामने अनाथालय की
संचालिका को देखकर ठिठक गया। वह ये जांचने आई थी कि थॉमस इस परिवार में रहने के लिए उपयुक्त है या नहीं। थॉमस ने बिना झिझक कहा कि वह यहीं रहना चाहता है, लेकिन संचालिका ने बताया कि इसके लिए घर के सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है। तभी थॉमस की नजर मेज पर रखे कागजों पर पड़ी। उन पर सिर्फ पालक माँ के हस्ताक्षर थे। पालक पिता वाले खाने में कुछ भी नहीं था। उसकी खुशी पल भर में टूट गई। मैरी ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एलेक बस बहुत व्यस्त है, इसलिए अभी हस्ताक्षर नहीं कर पाया, लेकिन थॉमस जानता था कि सच्चाई कुछ और ही है। पालक पिता उसे पसंद नहीं करता। उदास थॉमस अकेला समुद्र किनारे चला गया। चिंतित मैरी भी उसके पीछे पीछे पहुंच गई। वे दोनों एक गिरे हुए पेड़ के तने पर बैठ गए। समझदार थॉमस ना रोया ना चिल्लाया, वो बस शांति से अपने दिल की बात कहने लगा। जब मैंने आपको पहली बार कमरे में देखा था, मैंने मन ही मन आपको अपनी असली माँ मान लिया था। मैंने सोचा था हम दोनों ऐसे ही नाटक कर सकते हैं, जैसे आप ही मेरी माँ हो। अगर मैं आपकी माँ को फोन कर सकता तो शायद मुझे विश्वास हो जाता। तो फिर आप मेरी माँ को फोन क्यों नहीं करती? मुझे अच्छा लगेगा। क्या आप ऐसा नहीं कर सकती? मैरी ने धीरे से कहा, नहीं, वो बस मेरा दिल है जो कह रहा है कि मैं खुश हूँ, और मैं सचमुच खुश हूँ। माँ हमेशा अपने दिल को बंद रखने वाला थॉमस इस पल में आखिरकार खुद को आजाद कर पाया। माँ और बेटे खुशी से एक दूसरे से लिपट गए। दिन ऐसे ही बीत गए। थॉमस को दिन ब दिन और ज्यादा चंचल और खुला हुआ देखकर मैरी गर्व से अपने पति से बोली, उसने मुझे माँ कहा तो फिर वह मुझे क्या बुलाता है? एलेक ने पूछ लिया। वो तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाता है। मुझे लगता है वह जानता है कि तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हें पापा कहे। असल में एलेक ने भी थॉमस को स्वीकार करने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा अपना खुद का जैविक बचा चाहता था। तभी मैरी ने उससे कहा, हो सकता है थॉमस ही ईश्वर का दिया हुआ हमारा उपहार हो। ये सुनकर एलेक गहरे सोच में पड़ गया। उस शाम एलेक ने पहली बार खुद फैल करके थॉमस से बात की। उसने उसे अगले दिन समुद्र तट पर सील देखने चलने का न्योता दिया। ये सुनकर थॉमस खुशी से उछल पड़ा। अगले दिन दोनों समुद्र किनारे पहुंचे। वहाँ उन्होंने एक छोटी सी सील को किनारे फंसा हुआ पाया। एलेक ने समझाया, ये सील का बच्चा है, इसकी माँ शिकार के लिए गई होगी और इसे यहाँ छोड़ गई है। अगर माँ समय पर वापस न आई तो ये भूख से मर भी सकता है। थॉमस का दिल पसीज गया। उसे अपने बचपन के वे दिन याद आ गए जब वह खुद भूखा रहा था। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं इसे खाना खिला सकता हूँ? एलेक ने जवाब दिया, ये कोई पालतू कुत्ता नहीं है। ऐसे एक दो दिन नहीं, हफ्तों शायद महीनों तक देखभाल चाहिए। क्या तुम्हें लगता है तुम ये जिम्मेदारी निभा पाओगे? थॉमस ने बिना हिचक कहा, मैं निभा सकता हूँ। उस पल एलेक चौंक गया। पहली बार उसे इस बच्चे में कुछ खास नजर आया। उसने मना नहीं किया। वह आगे बढ़ा और सील के बच्चे का सिर थाम लिया। दोनों की कोशिश से छोटे सील ने पेट भरकर खाना खा लिया। इसके बाद एलेक के चेहरे पर पहली बार संतोष की मुस्कान आई। यहीं से दोनों के रिश्ते में बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। इसके बाद थॉमस रोज एक बाल्टी में छोटी मछलियां लाकर सील को खिलाने लगा। उसने उसका नाम रखा ब्लैक डॉग। लेकिन रोज रोज घर से मछली लाने में पैसे खत्म होने लगे, इसलिए जन्मदिन पर मैरी ने उसे एक मछली पकड़ने की छड़ी दी ताकि वह खुद मछली पकड़ सके। एलेक ने भी वादा किया कि अगले दिन वह उसे समुद्र में मछली पकड़ना सिखाएगा। थॉमस बेहद खुश था, लेकिन वह नहीं जानता था कि शहर जाकर तोहफा लाने से पहले से ही कमजोर मैरी की तबीयत और बिगड़ गई थी। रात होते होते उसे लेटने के लिए भी एलेक की मदद चाहिए थी। फिर भी अगली सुबह जब उसने पिता पुत्र को एक साथ निकलते देखा तो उस दृश्य ने उसका दिल खुश कर दिया। लेकिन तभी एलेक को द्वीप के दोस्तों ने बुला लिया। वह आधे रास्ते से ही थॉमस को अकेला छोड़ गया। थॉमस पूरा सुबह उसका इंतजार करता रहा। जब एलेक आया भी तो दोस्तों ने उसे 2 पैक पीने के लिए फिर बुला लिया। इस तरह थॉमस ने पूरा दोपहर भी इंतजार में बिता दिया। आखिरकार मैरी को चिंता हुई और वह समुद्र तट पर पहुंची। तभी उसे पता चला कि थॉमस पूरा दिन अकेले इंतजार करता रहा है। उसे निराश न करने के लिए मैरी ने बीमार शरीर के बावजूद उसका हाथ पकड़ा और समुद्र में उतर गई मछली पकड़ने के लिए। नीले समुद्र के बीच थॉमस ने वह सवाल पूछ लिया जो लंबे समय से उसके दिल में था, माँ आपने मुझे ही क्यों चुना? हम पहले तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, है ना? मैरी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन आप मुझे जानती ही नहीं थी। नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जानती थी। मैं तुम्हें देख रही थी। जिस तरह तुम उस कमरे में खड़े थे वैसे ही कभी मैं भी थी। किसी ने मुझे नहीं जाना, लेकिन मैंने तुम्हें जान लिया थॉमस। इतना कहते ही आसमान में एक इंद्रधनुष उभर आया, मानो वह थॉमस से कह रहा हो, तुम ही वह भाग्यशाली हो। रात के खाने पर मैरी ने एलेक को खूब डांटा कि उसे थॉमस से किया वादा नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन एलेक अब भी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। थॉमस ने नाराजगी जताई कि मैरी इतनी बीमार होते हुए भी समुद्र में क्यों गई। इस वजह से दोनों ने पूरी रात गुस्से में बिताई। अगले दिन थॉमस स्कूल से घर लौटा और जैसे ही घर के दरवाजे में कदम रखा उसने देखा कि मैरी बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी है। थॉमस बहुत चिंतित हो गया। हालांकि बोलना भी मुश्किल था। मैरी ने अपने दर्द को सहकर उसे शांति देने की कोशिश की और कहा, कोई बात नहीं, मैं अस्पताल में कुछ दिन रहकर ठीक हो जाऊंगी। फिर उसने एक लाल रेशमी दुपट्टा निकाला, अपने मुस्कुराते चेहरे को उसमें लपेटकर थॉमस को दिया और कहा कि अगर उसे उसकी याद आए तो दिल में मेरी तस्वीर बना लेना, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था। इतना कहकर उसने थॉमस को अपने आलिंगन में ले लिया। शायद यही उसका थॉमस के लिए आखिरी तोहफा था। चूंकि एलेक को मैरी की देखभाल के लिए अस्पताल जाना पड़ा, इसलिए थॉमस को अस्थायी रूप से पड़ोसी के घर भेजा गया। फिर से ऐसा लगा जैसे वो फिर से अनाथ हो गया। रात में जब उसने देखा कि पड़ोसी का परिवार कितनी खुशी से समय बिता रहा है तो उसे अपनी माँ की और भी ज्यादा याद आई। वह बेचैनी से पूछने लगा कि वह कब माँ से मिलने जाएगा, लेकिन पड़ोसी का जवाब बस यही था, थोड़ा इंतजार करो। उस रात उसे एक डरावना सपना आया। सपने में बिजली कड़क रही थी और धरती हिल रही थी। एक पल के लिए संतुलन खोकर थॉमस गिर पड़ा। फिर भी वह माँ के लिए प्रार्थना करता रहा, माँ की जल्दी से ठीक होने की कामना करता रहा। यह देखकर साफ था कि वह वास्तव में अपनी माँ को बहुत पसंद करता था, उसकी तरह रंगीन और उज्ज्वल। अगले दिन थॉमस ने द्वीप पर घूम
रहे एक व्यापारी से मुलाकात की। उसने अपनी दादी की विरासत में मिली चीज के बदले एक रंग बिरंगा मेज पोष लिया, क्योंकि वह जानता था कि माँ को रंग बिरंगे चीजें बहुत पसंद हैं। कुछ दिन बाद थॉमस आखिरकार अस्पताल पहुंचा, लेकिन उस समय मैरी बिल्कुल रंगहीन और कमजोर दिख रही थी, बिस्तर पर पड़ी हुई। थॉमस ने धीरे से कहा, माँ। मैरी ने अपनी कमजोरी के बावजूद एक मुस्कान निकालने की कोशिश की। इतने दिनों की यादें और भावनाएं, इतने सारे तोहफे, सब कुछ बताने से पहले नर्स ने थॉमस को बाहर निकाल दिया। उस समय थॉमस को एहसास हुआ कि माँ शायद मर जाएगी। नहीं, क्या? ऐसा मत कहो, तुम कह रहे हो कि माँ मर रही है। वो नहीं मरेगी। ये कहते ही थॉमस का नियंत्रण टूट गया। वह सब कुछ भूलकर अस्पताल के कमरे में दौड़ा। तुम घर नहीं जा सकते, वे अभी तक कोशिश भी नहीं कर चुके। तुम घर नहीं जा सकते, कृपया तुम घर नहीं जा सकते। तुमको नाटोरास छोड़ना होगा। जीवन अक्सर हमारी इच्छाओं के विपरीत होता है। वह इंद्रधनुष जो कभी उसके जीवन में चमकता था, अब गायब हो गया था, और माँ द्वारा छोड़ा गया लाल दुपट्टा थॉमस की एकमात्र याद और सहारा बन गया। अगर थॉमस का दुख बहुत स्पष्ट था, तो इले का दर्द उससे भी गहरा था। पहले से ही कम बोलने वाला, अब वह और भी चुप हो गया। दिन भर बाहर बैठा रहता और फिर नशे में घर लौटा, जैसे उसकी आत्मा ही उसके शरीर से बाहर चली गई हो। थॉमस चुपचाप सब देखता रहा। वह इले को फिर से खड़ा करने में मदद करना चाहता था, इसलिए उसने घर के काम अपने ऊपर ले लिया और माँ से सीखी हुई विधि से इले का पसंदीदा खाना बनाया। लेकिन जितना परिचित स्वाद था, इले का दिल उतना ही और भी दर्द महसूस करता। वह अपनी पत्नी की याद में और भी अधिक डूब गया। वह एक भी निवाला नहीं खाकर लिविंग रूम छोड़ गया। उस दिन जब थॉमस स्कूल से लौटा, तो उसने देखा कि इलेक ने घर से सभी चमकीले रंगों की सजावट हटा दी है, और उससे भी ज्यादा गुस्सा आता है कि इलेक ने सब कुछ जला दिया। थॉमस घबराकर बाहर दौड़ा, खतरनाक होते हुए भी जलती हुई चीजों को बचाने के लिए। जब उसने इलेक को खड़ा देखा, तो वह और नहीं सह सका। शाउटेड, मैं तुम्हारी नाव चली गई, ये तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम कभी नहीं आए। क्यों? माँ मर गई। थॉमस की यह चीख उसके भीतर की पूरी पीड़ा और हताशा को दर्शाती है। क्योंकि तुम वहाँ थे, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यह सब कहकर दुखी थॉमस मुड़कर पड़ोसी के घर भाग गया। मामूली बात जानने के बाद पड़ोसी की आंटी ने उसे सांत्वना दी। कभी कभी हम कुछ बदसूरत काम कर देते हैं, जैसे कि अपना दर्द दबा देते हैं। उसे थोड़ा समय दो बेटे, तुम केवल थोड़े समय के लिए उसकी सराहना करोगे। लेकिन इलेक, उसने उसे अपने पूरे जीवन से ज्यादा प्यार किया है। पड़ोसी की यह बात थॉमस को इलेक की भावनाओं को समझने में मदद मिली। अगले दिन स्कूल से घर लौटे समय थॉमस की मुलाकात गोद लेने वाले केंद्र के कर्मचारियों से हो गई। थॉमस को कुछ समझ में आया और बेचैनी के साथ घर पहुंचा। जैसा कि उसने सोचा था, मेज पर रखी गोद लेने की फॉर्म में इले का साइन अभी भी नहीं था। उदास थॉमस छोटे बाल्टी के साथ समुद्र तट पर गया और छोटे समुद्री सील ब्लैक डॉट से अपनी बातें शेयर करने लगा, उम्मीद करते हुए कि सील उसकी भावनाएं माँ तक पहुंचा सके। क्या तुम इसे कर सकते हो? माँ को बता दो, मैं नहीं जानता कि कैसे करूं, मुझे उसकी मदद चाहिए। जैसे ही यह कहा, आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष उभर आया। उसकी चमक थॉमस पर बिखर गई, जैसे माँ ने उसे गले लगा लिया हो। थॉमस उत्साहित होकर चिल्लाया, मान आ गई, मान आ गई। फिर वह तुरंत घर दौड़ा, इले को यह खबर दी और माँ की मुस्कान वाली दुपट्टा उसके हाथ में दे दिया। भले ही इलेक समझ न पाए कि वह क्या कह रहा है, लेकिन उस रात उसने माँ के दुपट्टे के साथ सोते समय शांति और आराम महसूस किया। अगली सुबह थॉमस ने अपना सामान तैयार किया और वहाँ से जाने की योजना बनाई। लेकिन जाने से पहले उसने ब्लैक डॉट के लिए उसकी माँ ढूंढने का निर्णय लिया। थॉमस ने बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसने देखा कि थॉमस पहले ही गायब था। इलेक घर में हर जगह खोजने लगा। उसके मन में चिंता और डर फैल गया। तभी उसने दूर समुद्र में थॉमस को नाव पर पाया। उसका दिल बैठ गया, क्योंकि वह जानता था कि यह समुद्र खतरनाक है। अचानक समुद्र में भयंकर तूफान उठ गया। छोटी नाव को समुद्र की लहरें उड़ा रही थी और थॉमस पानी में गिर गया। जब इलेक नाव लेकर पहुंचा, समुद्र में सिर्फ चट्टानें ही दिखाई दे रही थी। वह पागलों की तरह थॉमस का नाम पुकारने लगा। उस पल उसने महसूस किया कि थॉमस उसके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। तभी एक एक करके समुद्री सीलें आईं, थॉमस को पानी से बाहर निकालकर तट तक ले गईं। इलेक ने थॉमस को गले लगाया। इस क्षण पिता पुत्र का रिश्ता और गहरा हो गया। घर लौटकर इलेक ने जानबूझकर कहा कि मेज का रंग थोड़ी फीका है। फिर थॉमस का रंगीन मेजपोश निकाला। इस तरह कमरे में फिर से कुछ रंग भर गया। थॉमस ने इलेक से पूछा, I didn't sign the papers? इलेक ने हंसते हुए कहा, अब वे ठीक हो गए हैं। मैं ये फॉर्म तब तक नहीं भरूंगा जब तक मुझे तुम्हारी खुशी नहीं मिलेगी। क्या तुम अनाथालय वापस जाना चाहते हो? नहीं, तो तुम वापस नहीं जाओगे। इस तरह पिता का नाम गोद लेने के फॉर्म पर आया। थॉमस और इलेक ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया और एक दूसरे के सहारे जीवन बिताने वाले परिवार बन गए। जैसा कि मैरी ने कहा था, थॉमस वास्तव में भगवान का दिया हुआ उपहार था।